नमस्कार मित्रों, माँ वाकर क्लासेस आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मित्रों, राजस्थान भूगोल की हम लोग 5 क्लासों के बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारी अर्जित कर ली है। अभी आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल व उसकी वर्तमान स्थिति। उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो समय खराब किए बिना शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। साथियों, पहला हम ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो सबसे पहला स्थल मैंने तथ्य लिखा है वागड़। अब देखिएगा, राजस्थान का वह कौन सा ऐतिहासिक स्थल है जिसको वागड़ नाम से पुकारा जाता है। नाम क्या साथियों? वागड़। वागड़ राजस्थान का दक्षिणी भाग, जैसे ये राजस्थान है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये राजस्थान का नक्शा है। ठीक है, ये आपका, वैसे आपको पता है, मैंने बताया, नक्शा याद कर लेना। ये वाला भाग और ये हड़ौती वाला भाग, ये राजस्थान। क्लियर? तो ये दक्षिणी भाग है ना, ये जैसे ये मैंने लिखा है राजस्थान का दक्षिणी भाग, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। क्लियर? ये है आपका डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा, फिर ये प्रतापगढ़, इधर वाला भाग, ये भाग है ना साथियों, इसको बोलेंगे वागड़। क्या बोलेंगे? वागड़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों? वागड़। अब देखो, इसको याद करना है, किसी भी तरीके से याद करना। वागड़ क्षेत्र मतलब बांसवाड़ा। वैसे ऐसे याद नहीं हो तो मैंने आपको पहले बताया था उदय डूबा, तो डूबा याद रहता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाद में प्रतापगढ़ साइड जाते हैं, इधर ये डूंगरपुर है, ये बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, ये भाग वागड़ क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार से याद कर लेना, आपके कंसेप्ट में आ जाएगा। और ये प्रश्न एग्जाम में किसी परीक्षा भी प्रश्न है, और पिछली परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि निम्न में से ऐसे प्रश्न पूछेगा, वागड़ क्षेत्र में सम्मिलित जिले कौन कौन से है, तो आपको यहाँ पर ऐसे पूछ लेंगे, निम्न में से वागड़ क्षेत्र में सम्मिलित जिला कौन सा नहीं है। जैसे ये ऑप्शन दे दिया है, बांसवाड़ा दे दिया है, डूंगरपुर दे दिया है, प्रतापगढ़ दे दिया है, उदयपुर दे दिया है, तो आपका उत्तर रहेगा उदयपुर नहीं है, क्योंकि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तीन तो वागड़ क्षेत्र में सम्मिलित जिले हैं। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न वो अपने एग्जामिनर अपना माइंड चेक करने के लिए घुमा कर दे सकता है, ध्यान रखना। तो ये वागड़ क्षेत्र वाला प्रश्न आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ प्रश्न है, जिले है, वो वागड़ क्षेत्र में आते हैं। क्लियर? उस प्रकार साथियों, अगला है बांगड़। अब देखो, वागड़ और बागड़ दो कंफ्यूजन करने वाली चीजें, इसको मैंने याद कराने का थोड़ा तरीका चेंज किया है। अब मैंने सोचा कि वागड़ तो अपने आप इस तरह भी याद कर लेंगे, तो बांगड़ कैसे याद करेंगे? अब बांगड़ कहते किससे, पहले ये देख लेते। तो अरावली के सॉरी, अरावली के पश्चिम में पुरानी जलोढ़। अब देखेगा, अरावली है जो आपको ये भाग दिखाई दे रहा है राजस्थान का, ये है राजस्थान, यहां से नैऋत्य से ईशान्य कोण की और ये अरावली है यहां पर। क्लियर? ये अरावली है, इसके पश्चिम में, मतलब यहां पर बात हो रही पश्चिम में जलोढ़, यानी जो मिट्टी वगैरह, लूणी नदियां वगैरह जलती, जो लूणी नदी पानी लेकर जाती है तो मिट्टी वगैरह वो निक्षेपित कर देती है, तो वो जलोढ़ है। तो ये कह रहा है कि अरावली के पश्चिम में पुरानी जलोढ़ को क्या बोलेंगे? बांगड़ कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? बांगड़ कहेंगे पुरानी जलोढ़ को। आपको पता है नई जलोढ़ को खादर बोलते हैं, ये आप कक्षा में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि बांगड़ क्षेत्र किसको बोलते हैं, यानी अरावली के पश्चिम में पुरानी जलोढ़ को बांगड़ कहेंगे। लेकिन बांगड़ में जिले कैसे याद करेंगे? बांगड़ है, बांगड़ क्षेत्र में सम्मिलित जिले याद करना इंपॉर्टेंट है, प्लस कंफ्यूजन हो सकता है वागड़ कौन सा है, बांगड़ कौन सा है, इसलिए वागड़ वाला मैंने याद कर लिया कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़ चले जाओ, ऐसे वागड़ याद हो। लेकिन बांगड़ याद करने का तरीका है कि कोई जाति है जिस, जैसे आपने सभी साथियों ने सुना होगा, एक बांगड़वा एक जाति है, और बांगड़वा से बांगड़ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, तो बांगड़वा से बांगड़ बैठ रहा है, नहीं, बांगड़वा का पाना सीज, कोई पाना है वो सीज हो गया, ऐसे याद करो, यानी बांगड़वा का पाना सीज। अब पाना चीज मैंने अपने को याद करना, और बांगड़वा से वाह हटा लेना, और बांगड़ तो याद कर लेना। बांगड़वा यानी बांगड़ क्षेत्र का पाना सीज, यानी पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू, ये आगे आपके बांगड़ क्षेत्र के अंदर सम्मिलित जिले। कैसे? अब देखिएगा,
पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ये है बांगड़ क्षेत्र के जिले। यानी बांगड़ से बांगड़वा करना है और बांगड़वा का पाना सीज करना है, यानी बांगड़वा का पाना सीज, यानी पाली, नागौर और सीकर, झुंझुनू कर लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। यानी आपको फैक्ट याद हो जाएगा और एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछेगा तो वही तरीका रहेगा कि निम्न में से बांगड़ क्षेत्र में सम्मिलित जिला कौन सा नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछेगा। अब पाली, नागौर, सीकर और जयपुर दे देगा तो जयपुर नहीं उत्तर रह जाएगा, कोई भी दे सकता है। यानी आपको कंसेप्ट रूप से, फैक्ट रूप से एकदम परिपूर्ण रहना कि प्रश्न पूछा क्या और हमको उत्तर क्या देना है और किस तरीके सोचना है, सोचना है। बांगड़ आया मतलब बांगड़ का पाना सीख ज्यादा रहना सी, यानी पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, आपका एकदम कंसेप्ट तैयार। आगे बढ़ते साथियों, थली। अब देखो अपन वाले थली का मतलब होता है ताली बोलते हैं, ताली अपने वाले बोलते हैं। ताली कहाँ है आपके रखी हुई, जैसे कोई अपने पहले लाटा वगैरह लेते थे ना अपने वाले, लाटा किसको बोलते हैं, जैसे वो अपने लाटा वही बोलते हैं जो अनाज का भूसा होता है, वो जैसे हिट्टी बोलते हैं अपन, बाजरी की जो चिट्टी होती है उसको वहां रखा जाता है अपने ताली में रखने के बाद में अपन वहां जो थ्रेसर वगैरह बुला करके या पहले लाठियों से गोड़ करके भूसे को अलग करते थे, अनाज निकालते थे, ये प्रोसेस थी। तो ये थली किसको बोलते हैं, थोड़ा ऊपर उठा हुआ भाग था क्योंकि वहां पर हवा अच्छी आती थी और आराम से हम लोग सज्जे से है जो वहां पर उन अनाजों को वहां पटक सकते थे और आराम से अलग कर सकते थे। तब इसी अकॉर्डिंग ये नाम पड़ा। राजस्थान वाला ही मामला सेम ही है। अब थोड़ा सोचो थली का, अब अपन वाले बोलते ताली, ये शब्द है थली। अब देखो थली वाला देखो, बताओ ये कह रहा है कि मरुस्थल के ऊंचे उठे भाग को थली कहते हैं। मरुस्थल एंड डेजर्ट इलाका, वह डेजर्ट इलाका एरिया, यानी मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग, ऊंचा उठा थोड़ा ऊंचा उठा हुआ, इसका मतलब वहां से कहने का उद्देश्य यह है ऊंचा उठा भाग थली कहलाता है। इसके अंदर जिले आते हैं चूरू, बीकानेर। अब देखो साथियों, आपको याद होगा कि राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जहां एक भी नदी नहीं बहती है, तो आपका उत्तर रहेगा चूरू, बीकानेर। अर्थात जहां नदियां नहीं बहती है वही क्षेत्र आपका थली क्षेत्र है। अर्थात एक प्रश्न के साथ दो प्रश्न याद हो गए। चूरू, बीकानेर में नदियां नहीं बहती है, राजस्थान के वे दो जिले जहां नदियां नहीं बहती है, आपका उत्तर रहेगा चूरू, बीकानेर। और उसी संदर्भ में थली क्षेत्र भी है जो चूरू, बीकानेर कहते हैं। मरुस्थल का ऊंचा उठा भाग थली क्षेत्र। क्लियर? आगे बढ़ते। अब देखिएगा एक शब्द है तली या पलाया, ये किसको बोलेंगे, कैसे याद करेंगे इसको, बोलते किससे पहले ये बता देता हूं। बालू का स्तूप के मध्य स्थित निम्न भूमि तली या पलाया कहते हैं। ये सर्वाधिक जैसलमेर में। वैसे सर्वाधिक जैसलमेर याद कराने का तरीका बताऊं तो बात यह है कि बालू के स्तूप मतलब क्या, धोरे, अपने वाले धोरे, बालू का स्तूप यानी बालू का रेत होता है, स्तूप बना हुआ उसको। अब देखो सर्वाधिक बालू का स्तूप है कहां, तो सर्वाधिक बालू का स्तूप आपको पता होगा साथियों कि जैसलमेर की धरती में, राजस्थान के सभी जिलों में यदि सर्वाधिक बालू का स्तूप यदि आपका प्रश्न रहे तो आपका जैसलमेर अग्रिम श्रेणी में आता है। इसलिए सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर, और जैसलमेर के अंदर ही बात ये चल रही है, तली या पलाया भी सर्वाधिक जैसलमेर में है, क्योंकि बालू का स्तूप होंगे बहुत सारे, उसके बीच के अंदर निम्न भूमि होगी, यानी जहां पानी इकट्ठा होगा। तली या पलाया बोलते हैं उसको, कहेंगे तली या कि तली हो, तली रे पानी, यानी तली या पलाया। इस प्रकार से याद कर लो। अर्थात बालू का स्तूप के मध्य स्थित निम्न भूमि को तली या पलाया कहता है। यह सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर अवस्थित है। मुझे लगता है आपका कंसेप्ट क्या है। आगे बढ़ते साथियों, एक शब्द है राठी। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भौतिक प्रदेश राठी कहलाता है। अब देखो ये मरुस्थल है, ये बंटा हुआ है, ये वाला भाग है इधर वाला, ये वाला भाग कहलाता है राठी। ये आपका क्षेत्र आता है, इसके राठी के अंदर आता है बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ये बीकानेर है, ये मैंने थोड़ा इस हिसाब से बना, यहां जैसलमेर, हाँ सही है, ये बीकानेर है, ये जैसलमेर है, और बीकानेर है, ये जैसलमेर है, ये बाड़मेर। ये भाग कहलाता कौन सा, ये बीकानेर का, ये जैसलमेर का, और ये बाड़मेर का। क्लियर? क्योंकि यहाँ जोधपुर आता है, ये भाग है ना, ये भाग राठी कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं प्यारे साथियों 25 सेंटीमीटर से कम, ये वाला इधर देखे दे रहा है, ये आपको बीकानेर है, और ये आपका हो जाएगा जैसलमेर, ये बाड़मेर। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इधर वाले बॉर्डर वाले इलाके आपको याद होगा, बिग बाजे वाला याद होगा। इधर आप गंगानगर मत लेना, 3 जिले लेना इधर वाला। जैसे ये राजस्थान इलाका है, तो मैंने आपको पहले बताया था
कि ये इधर वाला, आपको पता है यहाँ से गंगानगर है, फिर बीकानेर है, फिर यहाँ पर जैसलमेर या बाड़मेर, ये बॉर्डर इलाके जहाँ से अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। तो ये 3 जिले आपका बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, 3 जिले है वो आपके हैं साथियों, जिसको राठी क्षेत्र मानते हैं। क्लियर? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, और कह सकते हैं कि इसके अंदर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। वर्षा होती 25 सेंटीमीटर से कम। और एक खास बात यह है कि राठी ये गाय की नस्ल भी है। आपको पूछे गाय की राठी क्या है, गाय की नस्ल भी है। तो 25 सेंटीमीटर से कम सेंटीमीटर कम वर्षा वाला भौतिक प्रदेश भी है। इसके अंदर राठी क्षेत्र में कौन कौन जिले आते हैं तो याद कर लो। इधर तो आ जाओ एक बीकानेर, बीकानेर नीचे आ जाओ जैसलमेर, नीचे आ जाओ बाड़मेर, बस तैयार। आगे बढ़े सर। राहट या अहिरवाड़, ये प्रश्न कंफ्यूजन करने वाला है, ध्यान रखना। राहट या, क्योंकि राठी एक राहट था, ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए थोड़ा अब माइंड सेट कर ले, बाद में अपने आप हो जाएगा। राहट या अहिरवाड़ किसको बोलते हैं? यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश। मैन चीज है साथियों, एक यादव वंश था करौली के अंदर। यादव वंश आपको याद होगा, जब इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो मेन चीज वो करौली वाला यादव वंश वगैरह चलता रहा। वहां यादव वंश था और यादव वंश के शासकों के बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन बात यह है साथियों कि राहट या अहिरवाड़ किसको बोलते हैं, यानी कह सकते हैं यादव वंश द्वारा शासित ऐसा क्षेत्र जहां यादव वंश ने शासन किया। तो मेनली बात करें मुख्यतः अलवर वाला क्षेत्र, अलवर व कोटपूतली जयपुर वाला क्षेत्र। अलवर व जयपुर की तहसील है कोटपूतली, नाम क्या साथियों? कोटपूतली। कोटपूतली जयपुर और अलवर वाला क्षेत्र को हम लोग राहट या अहिरवाड़ नाम से जानते हैं। मुझे लगता है आप समझ आए होंगे। समय अपने को खराब करना नहीं, 2 सेकंड का वक्त है, फिर अगली स्लाइड चलते हैं। फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए साथियों अगली स्लाइड में आ जाए। यह है ऐतिहासिक स्थल शेखावाटी। अब देखिएगा सबको लगभग याद होगा, लेकिन शेखावाटी के बारे में बात करें तो शेखावत वंशजों द्वारा शासित प्रदेश। मुझे ऐतिहासिक स्थल सभी करवाने हैं, इसलिए शेखावाटी अर्थात शेखावत वंशजों द्वारा शासित प्रदेश शेखावाटी कहलाता है। इसके अंदर जिले आते हैं सूरू, झुंझुनू, सीकर। ऐसे अपन नॉर्मली सूरू, सीकर, झुंझुनू बोलते हैं, लेकिन मेरे सूरू, झुंझुनू, सीकर लिखने का उद्देश्य यह है कि आपको आराम से वो जो जिले लगते हैं हरियाणा से वो भी याद हो जाएगा। जैसे हनुमानगढ़ है, सूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरपूर याद होगा आपको। हरियाणा वाला मैंने जिले बताए थे आपको, उस वक्त मैंने बताया सूरू, झुंझुनू, सीकर बोलना आपको। उसी प्रकार से ये आपको हो गया साथियों शेखावत वंश प्रदेश शेखावाटी, सूरू, झुंझुनू, सीकर। इसका क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है, सूरू, झुंझुनू, सीकर। उसी प्रकार से अगला साथियों तोरावाटी। अब देखिएगा एक नदी है जिसका नाम है कांतली नदी है, उसके बारे में नदी और टॉपिक में बात करेंगे। लेकिन कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र, जहां जहां नदी कांतली नदी बहती है उसका अपवाह क्षेत्र कहलाता है तोरावाटी। और ये तोरावाटी क्षेत्र सीकर और झुंझुनू में पड़ता है। क्लियर? अर्थात सीकर और झुंझुनू के क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। क्लियर? उसी प्रकार से अगला साथियों भोराट। अब देखिएगा इसको थोड़ा अलग तरीके से बताना है। भोराट को याद कैसे करें? पहली बात तो है कहां, पहले बता, एक पठार है। भोराट क्या है? एक पठार है। भोराट का पठार आपने नाम सुना होगा। तो भोराट एक पठार है, लेकिन ये गोगुंदा, उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच में स्थित पठार है। गोगुंदा, उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच में अवस्थित पठार भोराट का पठार। लेकिन याद कैसे करें? कोई कंफ्यूजन कर ले और कोई दे दे, गोगुंदा की जगह हल्दीगढ़ दे दे, राजसमंद कर ले, अपना कंफ्यूजन हो जाए। अब याद कैसे करें? इसका याद करने का तरीका है, जैसे कोई इंसान है, जा रहा है, पीछे आगे जा रहा ना, आप पीछे जा रहा, आप उसको बोलते उभारो। क्या बोलते हैं? उभारो। मैं भी चलता हूं, मतलब उभारो, उभारो, उभारा, उभोरा, 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 ऐसे बोलना। उ यानी उदयपुर, भो यानी भोराट, और राम मतलब राजसमंद। ऐसे याद करना, आपको आराम से याद। भोराट मतलब उभारो, उबारना, भोराट मतलब उबारना, मतलब उभोरा, उभोरा, उबारो का उभोरा कर लेना। यानी गोगुंदा, उदयपुर व कुंभलगढ़ राजसमंद। अबे कुंभलगढ़ राजसमंद में है, आप सबको पता है। गोगुंदा, उदयपुर ये आप सबको पता है, लेकिन कंफ्यूजन कर ले आपको कि और कोई दे दे कहीं जगह, तो आप कंफ्यूजन कर सकता है। तो गोगुंदा, उदयपुर और कुंभलगढ़ के बीच में है, लेकिन उभोरा, उभोरा यानी उदयपुर, भोराट, राजसमंद, यानी गोगुंदा, उदयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच में अवस्थित है भोराट का पठार। आपके दिमाग के अंदर बैठ गया कि उदयपुर और राजसमंद के बीच में, गोगुंदा उदयपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद, लेकिन बीच में कौन है? भोराट का पठार है। क्लियर? उभोरा याद हो गया? क्लियर मेरे हिसाब से।
अब देखिएगा भूमट किसको बोलेंगे। भूमट अर्थात एक पठारी भाग भी है और पहाड़ी क्षेत्र भी है जो उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य स्थित है। आपको भूमट भील आंदोलन के प्रणेता मोतीलाल तेजाब के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में आराम से क्लियर हो जाएगा। वही वहीं के हैं, वही उन्होंने आंदोलन वगैरह चलाए हैं, तो याद हो जाएगा। भूमट क्षेत्र अर्थात उदयपुर और डूंगरपुर में स्थित है। उदयपुर और डूंगरपुर का क्षेत्र भूमट क्षेत्र कहलाता है। क्लियर। उसी प्रकार से माल या हाड़ौती क्षेत्र हाड़ौती पठार का क्षेत्र है। हाड़ौती पठार का क्षेत्र माल या हाड़ौती कहलाता है। लेकिन आपको पता होगा, मैंने बताया था, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ चारों जिलों को हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। सिर काट दिए सतरानी वो सैलानी, लगभग आपको हाड़ौती के बारे में इतिहास की जानकारी दी जाएगी। लेकिन माल या हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र को माल या हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। उसी संदर्भ में साथियों अगला है मालव। राजस्थान में मालवा के पठार का क्षेत्र मालव क्षेत्र कहलाता है। इसके अंदर प्रतापगढ़ और झालावाड़ आता है। अब देखो मालव कैसे याद करें, माल हाड़ौती याद हो गए, माल मतलब हाड़ौती है। अब मालव मतलब कोई सामान है, आप कोई इंसान है उसको बोलेंगे सामान लेके जा रहे हैं, क्या सामान को माल भी बोल सकते हैं। उसको पकड़ना है, पकड़ेगा कौन, जो प्रताप होगा वही पकड़ेगा, छोटू मोटू पकड़ नहीं सकता। अर्थात आप देखो याद करने का उद्देश्य, बाकी मेरा कोई वाकई ऐसा है नहीं, आप सबको पता है। तो मालव यानी कोई माल है, उसको पकड़ना है, यानी कोई सामान है, कोई इंसान है वो सामान इसके कंधे ऊपर लेके जा रहा है, उसको अपन माल भी कह सकते हैं। यानी मालव को पकड़ेगा कौन, पकड़ना मतलब झालना, मारवाड़ी शब्द है झालना मतलब पकड़ना। यानी झालावाड़ और प्रतापगढ़ हो जाएगा आपका मालव क्षेत्र। मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। मेरा उद्देश्य ट्रिक कोई नहीं है आपको बातें कराने की, याद करना उद्देश्य, बाकी ऐसा है नहीं, ठीक है। बाकी मालव क्षेत्र ऐसे याद कर लो, कर लेना। प्रतापगढ़ और झालावाड़ को मालव क्षेत्र बोलते हैं। अब मरु किसके बोलते हैं, मरुस्थल इलाका को मरुस्थल बोलते हैं। अर्थात राजस्थान का पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र मरु कहलाता है, अर्थात जोधपुर का संभाग मरु क्षेत्र कहलाता है। उसी संदर्भ में अगला है साथियों मेरू अर्थात अरावली को कहा जाता है। राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश यदि पूछे तो अरावली है और मेरू क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसी संदर्भ में साथियों अगला है मत्स्य क्षेत्र। मत्स्य क्षेत्र अर्थात अलवर का दक्षिण पश्चिमी भाग मत्स्य क्षेत्र कहलाता है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात यह है, प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है कि मत्स्य क्षेत्र की राजधानी कौन सी है, राजधानी नाम बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मत्स्य क्षेत्र की राजधानी है बैराट, अलवर। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर परीक्षा भी प्रश्न है। बाकी सभी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्षेत्र है तो भूगोल क्षेत्र से रिलेटेड आपको भूगोल की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आप भूगोल सीख नहीं सकते, ध्यान रखना। भूगोल सीखना चाहते हैं ये याद करना पड़ेगा। मैंने आपको बातें करनी याद कराएं, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको बहुत बढ़िया बेटर तरीके समझ पाएगा। तो याद कर लेना, बैराट जयपुर है, मत्स्य क्षेत्र की राजधानी है और अलवर का दक्षिण भाग को मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये क्लियर होता है। अगली स्लाइड में चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, 2 सेकंड का वक्त है आपके पास। चलिए मित्रों चलते हैं अगली स्लाइड पर। साथियों अगली स्लाइड में पहला फैक्ट है मत्स्य संघ। पहले मैंने मत्स्य क्षेत्र की बात कर ली, अभी है मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ एक एकीकरण का पहला शरण है। एकीकरण का पहला शरण मत्स्य संघ, जिसका नामकरण कन्हैयालाल के मुंशी के द्वारा दिया गया। और वह मत्स्य संघ जिसके अंदर आपको एकीकरण पढ़ाऊंगा तो बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, लेकिन मत्स्य क्षेत्र अलग है। मत्स्य संघ वैसे लगभग अलवर का क्षेत्र ही है, लेकिन मत्स्य संघ के अंदर 4 जिले आते हैं। ABCD याद कर लेना, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। क्लियर। उसी प्रकार साथियों है बीड़ क्षेत्र, किसको बोलेंगे, ऐसी भूमि जो सारागा भूमि को बीड़ कहा जाता है। बीड़ क्षेत्र झुंझुनू के अंदर है, अर्थात झुंझुनू वाला क्षेत्र बीड़ कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम परीक्षा उपयोगी। अब देखो बीड़ और बीहड़ दोनों में कंफ्यूजन रहता है। बीड़ क्या है, अर्थात संबल नदी है, उसके द्वारा अवनालिका अप्रदन किया जाता है। अवनालिका अप्रदन से उत्खात भूमि, अवनालिका अप्रदन से उत्खात भूमि, वैसे संबल नदी कहे कोई भी नदी है, उस नदियों द्वारा सर्वाधिक अवनालिका अप्रदन संबल नदी द्वारा होता है, इसलिए मैंने संबल नदी का नाम लिया है। बाकी नदियों द्वारा अवनालिका अप्रदन से उत्खात भूमि को है जो कहा जाता है साथियों बीहड़ कहा जाता है। क्या कहा साथियों, बीहड़ कहा जाता है। और सर्वाधिक बीहड़ है करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर में।
आपको ये फैक्ट याद करना है कि बीएड क्षेत्र कौन कौन से जिलों में है। तो सर कह सकते हैं कि बीएड क्षेत्र करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। क्लियर। वैसे सर्वाधिक बीएड धौलपुर माना जाता है, ये फैक्ट याद कर लेना। सर्वाधिक बीएड क्षेत्र वाला जिला है तो धौलपुर है, लेकिन मुख्यतः करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर में बीएड क्षेत्र कहा जाता है। सर्वाधिक है तो धौलपुर इंपॉर्टेंट, याद कर लेना ये धौलपुर, ये एग्जाम प्रश्न पूछा हुआ है जहां, इसलिए धौलपुर इंपॉर्टेंट है। बाकी करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर ये जिले आपको पता होगा। सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर, आपको ये राजस्थान का नक्शा आपको मैंने बताया हुआ है, ये इस प्रकार से होता है राजस्थान का नक्शा। ये आपका भाग, ये राजस्थान का नक्शा। क्लियर। तो ये है आपका हाड़ौती वाला। यहां से बात करें तो यहां पर हो जाएगा आपका धौलपुर, ये करौली, और ये आपका हो जाएगा सवाई माधोपुर, ये है सवाई माधोपुर। इस प्रकार से सवाई माधोपुर, इस प्रकार से ये भाग है ना, ये है जो साथियों अवनाली का प्रदान होता है, बीएड भूमि का था, बीएड क्षेत्र का था। क्लियर। अगला है मेवाड़। तो गोइल वंशजों द्वारा शासित प्रदेश। तो वैसे मेवाड़ में गोइलों का शासन रहा है, तो गोइल वंशजों द्वारा शासित प्रदेश मेवाड़ कहलाता है। मेवाड़ के अंदर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा आते हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, याद कर लेना कंसेप्ट रूप से अपने हिसाब से। अगला फैक्ट ये है साथियों, मारवाड़। अब राजस्थान का पश्चिम भाग मारवाड़ इलाका कहा जाता है। जोधपुर संभाग पूरा आता है, मारवाड़ संभाग मारवाड़ के अंदर आता है, जोधपुर संभाग पूरा। आप अपने स्तर पे देख लेना, वैसे मुझे लगता है सबको याद ही है। मारवाड़ अर्थात जोधपुर की बात हो रही, जोधपुर संभाग की बात पूरी। जोधपुर संभाग अर्थात वो जोधपुर संभाग जिसके अंदर 6 जिले, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, पाली। अपने आप कंसेप्ट तैयार होगा मेरे हिसाब से साथियों सभी का। अगली बात यह साथियों, बात करें मारवाड़ के बाद में आता है आपका फैक्ट। अब देखिएगा अगला फैक्ट है साथियों ब्रजनगर। अब देखिएगा ब्रजनगर अलग है और ब्रिजनगर अलग है। ब्रिजनगर में री की मात्रा है और ब्रजनगर याद कर लेना झालरा पाटन का प्राचीन नाम है ब्रजनगर। झालरा पाटन साथियों झालावाड़ के अंदर है, वह झालावाड़ जहां पर सर्वाधिक घंटियों वाला शहर बोलते हैं, उसको याद होगा साथियों आपको। तो झालरा पाटन का प्राचीन नाम ब्रजनगर है और ब्रिजनगर पूछे। अब देखो ब्रज की भूमि, कृष्ण की भूमि याद आ रहा होगा साथियों आपको, अर्थात भरतपुर का क्षेत्र उत्तर प्रदेश से जो जुड़ा हुआ है उसको ब्रिजनगर कहा जाता है। क्लियर। तो ये है ब्रिजनगर, भरतपुर का क्षेत्र है, यूपी से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, और ये क्षेत्र ब्रजनगर झालरा पाटन का प्राचीन नाम है। क्लियर कर लेना। अगला है साथियों मेवात, और मेव जाति का क्षेत्र कहलाता है। मेवात में जिले कौन कौन से आते हैं इंपॉर्टेंट है, तो अलवर और भरतपुर याद कर लेना। ये वैसे सभी इंपॉर्टेंट ये है, पहले फिर भी ये मेवात क्षेत्र याद कर लेना। अलवर और भरतपुर है जो आते हैं मेवात क्षेत्र में। उसी प्रकार से मेवल है, पहाड़ी क्षेत्र है जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य स्थित है। क्लियर। अर्थात बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य स्थित क्षेत्र कहलाता है मेवल। क्या कहलाता साथियों, मेवल कहलाता। अगला है योध्या क्षेत्र। तो राजस्थान का उत्तरी भाग इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ। योध्या क्षेत्र में सम्मिलित जिले या किस क्षेत्र को, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र को, पश्चिमी क्षेत्र को, पूर्वी क्षेत्र को या दक्षिण क्षेत्र, कौन क्षेत्र को योध्या क्षेत्र कहा गया है। तो योध्या क्षेत्र राजस्थान का उत्तरी भाग है। इस क्षेत्र के अंदर गंगानगर और हनुमानगढ़, ये सभी विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकता है कि मेवात कौन सा था, मेवल कौन सा था, योध्या क्षेत्र कौन सा था, इसलिए ये अपने दिमाग के अंदर कंसेप्ट बैठा इंपॉर्टेंट है। इसलिए योध्या क्षेत्र के अंदर आता है साथियों गंगानगर और हनुमानगढ़, 2 जिले जो आते हैं। इस प्रकार से मुझे लगता है मेरे प्यारे साथियों को ये कंसेप्ट स्लाइड तैयार नहीं है तो एक बार लिख देना, याद कर लेना। बहुत छोटा से बताया, मत संघ सबको याद है, बीड़ झुंझुनवाड़ा कर लेना, बीड़ कर लेना, समुद्र नदी सर्वाधिक बीड़ होता है, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर कर लेना, मेवाड़ सबको पता है, उदयपुर, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, आपका चित्तौड़ याद कर लेना, मारवाड़ जोधपुर संभाग है, ब्रजनगर झालरा पाटन का प्राचीन नाम है। और खास बात यह है कि ब्रिजनगर है भरतपुर वाला, आप देखो ब्रिज कृष्ण वाली भूमि याद करना, यूपी से जुड़ा हुआ भाग मेवात, अलवर, भरतपुर, मेवाल है आपका बांसवाड़ा डूंगरपुर की मध्य भाग है, योध्या क्षेत्र, गंगानगर, हनुमानगढ़। बस मुझे लगता है सभी साथियों तैयार लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं अगली स्लाइड। अब देखिएगा साथियों अगली स्लाइड में हमारी ये है कि जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और जांगल प्रदेश की राजधानी के बारे में आपको प्रश्न पूछे तो जांगल प्रदेश की राजधानी है साथियों अहिछत्रपुर। क्या है साथियों, अहिछत्रपुर। उसी प्रकार से अगली बात यह है कि यदि आपको पूछेगा अहिछत्रपुर क्या है,
तो अहिसत्रपुर के बारे में बात मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूं कि नागौर का प्राचीन नाम अहिसत्रपुर है और जांगल व सपाल दक्ष की राजधानी है। जांगल व सपाल दक्ष की राजधानी साथियों अहिसत्रपुर है। कहने का उद्देश्य यह है, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं जांगल प्रदेश, तो जांगल प्रदेश की राजधानी है जो अहिसत्रपुर है और अहिसत्रपुर के बारे में हमने बात की है कि नागौर का प्राचीन नाम है और जांगल व सपाद लक्ष की राजधानी है। क्लियर? अहिसत्रपुर अर्थात नागौर का प्राचीन नाम, ये जांगल व सपाद लक्ष की राजधानी है। कौन? अहिसत्रपुर। सॉरी साथियों, अब देखिएगा अगली बात करते हैं साथियों, जिसका नाम है ढूंढार। अब ढूंढार क्षेत्र के बारे में बात करें तो एक नदी है, वो बहती है, ढूंढ नदी चलती है राजस्थान के अंदर, आंतरिक प्रवाह की नदी है ढूंढ नदी, अर्थात ढूंढ नदी का क्षेत्र ढूंढार कहलाता है। यहाँ पर जयपुर, दौसा और टोंक, ये अपने इस तरफ देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों, ढूंढार क्षेत्र अर्थात जयपुर, दौसा, टोंक, इसको जदो टो दो जे, इस प्रकार से दो टो जे, दो टोंक की जे, दो टोंक की जे, दो टोंक, अपने स्तर पे देख लेना। ठीक है, आप नक्शा देखोगे ये तीनों पास में ही है, तो जयपुर है, दौसा है, टोंक है, इस क्षेत्र को ढूंढार कहा जाता है। क्लियर? उसी संदर्भ में साथियों अगली बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। तो अलवर का उत्तरी भाग कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है और इंपॉर्टेंट कुरुक्षेत्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि कुरुक्षेत्र की राजधानी क्या है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुरुक्षेत्र की राजधानी है साथियों इंद्रप्रस्थ। क्या है? इंद्रप्रस्थ, ये याद कर लेना इंपॉर्टेंट। अगली बात है साथियों सूरसेन क्षेत्र किसको बोले? तो राजस्थान का जो पूर्वी भाग है उसको बोलेंगे सूरसेन क्षेत्र। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सूरसेन क्षेत्र की राजधानी क्या है? तो सूरसेन क्षेत्र की राजधानी मथुरा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको मध्य क्षेत्र पढ़ा दिया। ये सब चीजें जो राजधानी है ना, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, परीक्षा उपयोगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमटीआर क्वेश्चन है। अब देखिए सूरसेन अर्थात राजस्थान का पूर्वी भाग जिसकी राजधानी मथुरा, ये याद कर लो। क्लियर? और हया है क्षेत्र किसको बोलेंगे? ये याद है, हया है क्षेत्र बोलेंगे कोटा बूंदी क्षेत्र को हया है कहते हैं। यहाँ पर आड़ा सोहानों का शासन रहा है साथी, अर्थात आड़ा सोहानों का क्षेत्र हया है क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कोटा बूंदी क्षेत्र को हया है क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। संद्रावती क्षेत्र किसको बोलेंगे? तो सिरोही का प्राचीन नाम साथियों संद्रावती है और यहाँ पर भूकंप रोधी इमारतें हैं जो मिली है। कहने का उद्देश्य यह है साथियों कि संद्रावती है वह साथियों सिरोही का प्राचीन नाम है और संद्रावती से भूकंप रोधी इमारतें मिली है। और खास बात यह साथियों, अगला टॉपिक है जबालीपुर। तो जालोर का प्राचीन नाम जबालीपुर है और यहाँ पर सर्वाधिक, वैसे एक ऋषि थे उसी के नाम पर ये जबालीपुर नाम पड़ा है, जालोर का प्राचीन नाम है और यहाँ पर जाल वर्ग सर्वाधिक पाए जाते हैं। यदि आपको प्रश्न पूछे कि जाल वर्ग सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं तो आपका उत्तर रहेगा साथियों जालो। क्या रहेगा? जालो। उसी प्रकार साथियों एक है मालानी शब्द। वैसे वो मालानी का नाम, मालानी रत्न, आपने नाम सुना होगा। मैं बात कर रहा हूं मल्लीनाथ जी की। तो मल्लीनाथ जी के नाम पर इनका नाम, बाड़मेर का नाम मालानी पड़ा है, अर्थात बाड़मेर का प्राचीन नाम मालानी। अगली बात करें साथियों तो इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गायकी थी, मांड गायकी, उसके नाम पर मांड नाम पड़ा है और मांड क्षेत्र के चारों ओर के क्षेत्र को वल क्षेत्र कहा जाता है और वर्तमान के अंदर मांड और वल दोनों है जो जैसलमेर के प्राचीन नाम है। क्लियर? अर्थात मांड और वल दोनों को जैसलमेर क्षेत्र के प्राचीन नाम है, अर्थात कह सकते हैं मांड, वल, दुग्गल, ये सब जैसलमेर के प्राचीन नाम है। मांड के चारों ओर का क्षेत्र वल कहलाता है और दोनों को है दोनों जैसलमेर के अंदर है, तो मांड, वल और जैसलमेर का प्राचीन नाम भी है। ये सब याद कर लोगे तो मुझे लगता है कि राजस्थान की ऐतिहासिक भौगोलिक स्तर और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, क्या राजधानी है,
उससे रिलेटेड एक भी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा उबाऊ नहीं बनाए, ये फैक्चुअल है। तो यार जो मैं मेरी तरीके से बातों से याद करा सकता हूं, मैंने ये बताने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ बात यह है कि जो मेरी क्लास अपलोड होगी उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दें, जिससे कि मैं आपसे मोटिवेट हूं। मैं आपसे मोटिवेट होकर आपसे आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन क्लास देने का पूर्ण तो प्रयास करूंगा। लेकिन एक निवेदन और स्वीकार करें साथियों, आपका मित्र आपके लिए इतना कर सकता है, तो मैं 2-4 किताबों को निःशुल्क पढ़ करके आपका वीडियोस बना करके बहुत अच्छी तरीके से व्याख्यान देने का प्रयास करता हूं। तो आप मेरा एक निवेदन स्वीकार कीजिएगा कि मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करो और मित्रों के साथ शेयर करो, ताकि थोड़ी सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए तो आपका मित्र आपके लिए दिन 2 गुना रात 4 गुना जिस प्रकार से मेहनत करके आपको प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रखर और विद्वान बनाने की, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्नों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता रहेगा। तो साथियों, अपेक्षा है आप मेरे जो निवेदन है उसको स्वीकार करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।